देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और एक होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू क्या होती है? जैसे अपन को कंडीशन दे दी y ऑफ x बराबर a और y ऑफ x2 इज इक्वल टू b। अब ये जो x1 और x2 दोनों का मान क्या है? 0 है। इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा 0 से। जैसे y ऑफ 0 इज इक्वल टू a एंड y डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू b। ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गई। कौन सी हो गई? इनिशियल। बाउंड्री कब होगी? जब ये दोनों क्या नहीं हो, बराबर नहीं। एक 0 हो सकता है मगर दूसरा भी 0 नहीं होगा। मतलब जैसे y ऑफ 0 पे आ गया a एंड y डेरिवेटिव ऑफ पाई या जो भी है अपने पास क्या आ गया, ये डिफरेंट डिफरेंट है। देन क्या कहलाएगा? ये बाउंड्री कंडीशन कहलाएगा। समझ में आ गया ना? तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में अपने पास क्या आएगा? सबसे पहली कंडीशन है ऑर्थोगोनल फंक्शन और ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। एक तो पहले फंक्शन की बात करते हैं फिर सेट की बात करेंगे, ठीक है ना? तो ऑर्थोगोनल फंक्शन, ऑर्थोगोनल कब होगा? दो फंक्शन f(x) और g(x) और डिफाइंड ऑन x। किस पर डिफाइंड है? x पर। और x की वैल्यू क्या है? a से b। तो f(x) और g(x) ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा? जब इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर b, लिमिट कहां से कहां तक थी? a और b किस इंटरवल में है? तो a से लेकर b। और क्या होगा? f of x gx dx किसके बराबर हो? 0 के बराबर। तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाएंगे फॉर f(x) एंड gx। समझ में आ गया? एक फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल कब कहलाएगा? नॉर्मल या नॉर्मलाइजर, इसको हम नॉर्मलाइजर भी बोल सकते हैं। तो एक फंक्शन f(x) किस पर? x बिलोंग्स टू a और b। क्लियर है? इस पर ये क्या कहलाएगा? ऑर्थो नॉर्मल कहलाएगा। कब? जब a से लेकर b f ऑफ x का होल स्क्वायर dx किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा। क्लियर है? तो किस तरीके से इसके डेफिनेशन लिखोगे? टू फंक्शन f(x) एंड gx डिफाइंड फॉर ए वेरिएबल x, और x किसमें बिलोंग कर रहा है? a to b। क्लियर है? a आर सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल। ये दोनों क्या कहलाएंगे? ऑर्थोनॉर्मल कहलाएंगे। इस पर a और b पर। कब? जब इंटीग्रेशन a से लेकर b f of x एंड gx dx किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाएंगे f(x) और gx। नॉर्मल में क्या होगा? एक फंक्शन f(x) क्या कहलाएगा? ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा, ऑर्थोनॉर्मलाइजर होगा। तब जब x बिलोंग करेगा a to b और क्या होगा? a से लेकर b f² ऑफ x dx किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन कहलाएगा फॉर f(x). समझ में आ गया? अब ध्यान देना, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट ए सेट ऑफ फंक्शन एक सेट ले रहे हैं किसका? फंक्शन का। तो फंक्शन क्या था वहां पर? f(x) था ना। अब बहुत सारे अपन पूरा सेट ले रहे हैं तो क्या बढ़ जाएगा?
फाइव के एक्स, ये सेट बन गया क्या? के का मान 1 2 3 4 5 बहुत सारा, समझ में आ गया ना? तो ए सेट ऑफ फंक्शन 5kx क्या कहलाएगा? ये किसमें बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 so समझ में आ गया ना? तो ये किसमें बिलोंग कर रहा है यहाँ पर? ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एवरी x, वही कंडीशन जो पहले बताया आपने भाई, किसके लिए? फॉर एवरी x, और x किसमें बिलोंग कर रहा है? For all x belongs to A is said to be orthonormal set. कब? वही दोनों कंडीशन भाई, A से लेकर B 5k दे रखा है ना, मतलब phi n of x dx तो किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। कब? जब m और n क्या नहीं हो? बराबर नहीं हो। और a से लेकर b phi n का स्क्वायर ऑफ x dx किसके बराबर हो? जब m और n बराबर हो गए ना, तो ये तो भाई नॉर्मल वाली कंडीशन आ गई, नॉर्मल वाली, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाएगा। ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये डेफिनेशन अपन को आनी चाहिए। क्लियर है? पहले अपन ने क्या पढ़ा? ऑर्थोगोनल फंक्शन, फिर ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। तो ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या हो गया भाई? ऑर्थोगोनल फंक्शन के लिए क्या आ गया? दो फंक्शन ले लो, f(x) और g(x), तो की बात करें पहले, वो क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। कब? x की वैल्यूज के लिए, और x किसमें बिलोंग कर रहा है? a to b, जहां a और b यहाँ पर क्या होगा? a से b लेस देन इक्वल a, ठीक है ना? इन दोनों और इनके बीच की सारी वैल्यू। क्लियर है? उसके अंदर ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाएगा। कब? जब इनका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो? f(x) g(x) dx किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। और ये f(x) नॉर्मलाइजर की कंडीशन क्या होगी? इंटीग्रेशन a से लेकर b, वही x इसमें डिफाइन करेगा x, तो f स्क्वायर x dx किसके बराबर हो? 1, तो वो क्या हो गई? नॉर्मलाइजर की कंडीशन हो गई। फिर क्या बोला इसने? सेकंड डेफिनेशन, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो सेट की बात करें तो क्या लेंगे? ये सेट ऑफ फंक्शन ले लो अपने पास, फंक्शंस का सेट ले लो, मतलब 5kx के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या कहलाएंगे? ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाएगा। ये कब? जब इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। फिर डिफरेंट होगा, डिफरेंट लेंगे इसके, तो वो तो 0 आएंगे इंटीग्रेशन, और सेम लोगे तो वो क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। समझ में आ गया? ये क्या कहलाएगा? ये कंडीशन आ गया अपने पास। नेक्स्ट चले अपन आगे, देखो क्या करेगा। अब देखो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन, और इसी तरीके से अपन को आगे इनको सॉल्व करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 0 and y0 is equal to 0 and y of 1 is equal to 0। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, x की वैल्यू से मतलब है, तो x0 और x1 बाउंड्री वैल्यू हो गई ना, तो ये क्या होगी? बाउंड्री कंडीशन होगी। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा? y का मान पूछ रहा है, y का मान किस में आना चाहिए? x के अंदर आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x के अंदर। समझ में आ गया ना? अगर y का मान 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। भाई y 0 हो गया तो 0 का दो बार डेरिवेटिव, ये तो 0 हो गया, सॉल्यूशन ही नहीं है इसका तो कोई। समझ में आ गया ना? और y का मान किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल में आएगा तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। हाँ, एक आयोटा में आ जाएगा तो ग्राफिकल मेथड में चले जाएगा, ठीक है ना? हाइपरबोलिक में, सॉरी हाइपरबोलिक में आ जाएगा तो ग्राफिकल मेथड में चले जाएगा।
रियल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां से क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो m का मान क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। क्लियर है? अब यहां से y बराबर CF क्या हो जाएगा, पहले CF देख लो। बराबर है C1 e की पावर आयोटा ऑफ x प्लस का C2 e की पावर माइनस आयोटा ऑफ, यहां से क्या होगा, e की पावर आयोटा cos ऑफ x प्लस का C2 sin ऑफ x। क्लियर है? pi क्या होगा, बराबर में 0 है तो pi क्या होगा, 0। क्लियर है ना? तो y का मान क्या हो गया, C1 cos ऑफ x प्लस का C2 sin ऑफ x। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करो, ये जो दे रखा है। सबसे पहले क्या दिया है इसने, y0 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, मतलब x की वैल्यू 0 पर y क्या हो जाता है, तो यहाँ पर रख दो इसके अंदर 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 का मान क्या होता है, यहाँ पर cos 0 प्लस का C2 sin ऑफ 0। cos 0 क्या होता है 1 और sin 0 क्या होता है 0। मतलब यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, C1 का मान 0 आ गया। क्लियर है? C1 का मान 0 यहाँ रख दे तो y का मान क्या हो गया, C2 sin ऑफ x। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर वैल्यू रख दे दूसरी कंडीशन जो दे रखी है अपन को। तो दूसरी क्या दे रखी है, y1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू C2 sin ऑफ 1। समझ में आ गया? sin 1 क्या होगा, 0 हो नहीं सकता भाई। यहाँ से क्या होगा अपने पास, C2 sin ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इट मींस sin 1 तो 0 हो नहीं सकता। समझ में आ गया ना भाई, sin 1 तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि sin 0 0 होता है, sin pi by 2 1 होता है। समझ में आ गया ना? ये तो क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल। तो कौन 0 होगा, C2 बराबर 0, C1 0 आ गया, C2 0 आ गया, दोनों का मान यहाँ रख दूं। इसका मतलब y बराबर क्या हो गया, तो ये तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया इस केस में। समझ में आ गया क्या? तो इस तरीके से हम क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, इसको सॉल्व किया तो y का मान 0 आ गया। उस केस में क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? आगे देखो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, टू 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। फाइंड द आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस का लैम्बडा ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू क्या दिया है 0 एंड y1 इज इक्वल टू क्या दिया आपको 0। ये आपको कंडीशन दी थी। क्या पूछा इसने, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द कोरस्पॉन्डेंस आइगन फंक्शन। तो देखो एक आइगन वैल्यू होती है, एक आइगन फंक्शन होता है। जैसे y बराबर लैम्बडा ऑफ साइन ऑफ x या फिर सॉरी साइन ऑफ लैम्बडा x, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आ गया, तो जो लैम्बडा की वैल्यू होती है ना, ये तो क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। और जो ये फंक्शन होता है वो क्या होता है, आइगन फंक्शन होता है। तो आपसे ये पूछे, इसने लैम्बडा पूछा है और y की वैल्यू पूछी है, मतलब आइगन, इस लैम्बडा के कोरेस्पोंडेंस में आइगन फंक्शन ये है।
अब लैम्बडा की वैल्यू चेंज होती जाएंगी तो आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, आइगन फंक्शन भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। बहुत सारे आइगन फंक्शन आ जाएंगे। लैम्बडा 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस में 1 आ जाएगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस में 2 आ जाएगा, 3 के कॉरेस्पॉन्डेंस में 3 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो n के कॉरेस्पॉन्डेंस में फिर क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अपन को ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए यहां से अपने पास इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का लैम्बडा ऑफ y इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। तो पहले निम्न रूप में लिख लो d स्क्वायर प्लस का लैम्बडा ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, m स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना? अब देखो यहां पर क्या हो सकता है, लैम्बडा क्या क्या हो सकता है, कितने केस पड़ेंगे टोटल, जहां पे लैम्बडा आ जाए वहां पर केस लगा दो इस पे, क्योंकि हमें क्या पता लैम्बडा क्या है। लैम्बडा पॉजिटिव भी हो सकता है, लैम्बडा नेगेटिव भी हो सकता है और लैम्बडा जीरो भी हो सकता है। तो तीनों केस अप्लाई करके बताने आपको। समझ में आ गया ना? तो केस नंबर फर्स्ट में तो क्या होगा, लैम्बडा ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? इसका मतलब हम क्या मान ले, लैम्बडा बराबर म्यू स्क्वायर। समझ में आ गया? और म्यू क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल 0, क्योंकि 0 हो गया तो भाई लैम्बडा बराबर 0 वाला केस आ गया। तो अब म्यू चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, ऑलवेज लैम्बडा इज पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा, लैम्बडा लेस देन 0। इसका मतलब लैम्बडा क्या होगा, नेगेटिव लगा के म्यू स्क्वायर मान लो, ये मान के चल रहा है, इसको बाद में वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना? नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? हाँ। और यहां से क्या आ गया, म्यू क्या नहीं हो सकता। और तीसरा केस क्या था, तो लैम्बडा बराबर 0। समझ में आ गया? ये तीनों केस अप्लाई करो। सबसे पहले कौन सा केस ले लें, ये सेकंड, क्योंकि ध्यान दीजिए हमेशा हाइपरबोलिक ग्राफिकल मेथड में चला जाएगा। अगर वैल्यू हमारे पास हाइपरबोलिक में आ रही है तो वो ग्राफिकल मेथड में आइगन वैल्यूज फंक्शन देगा, वो हम लेंगे नहीं इससे। क्लियर है? हमें केवल कौन सी रियल आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन की बात करनी है। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए हम जानते हैं कि m स्क्वायर बराबर क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा आएगा तभी कोस और साइन बढ़ेगा। क्योंकि अगर m का मान रियल आता है तो जैसे हम CF निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहां से, ठीक है ना? अगर m का मान प्लस माइनस म्यू आता है अपने पास तो CF क्या निकलेगा, e की पावर म्यू x प्लस का C1 और प्लस का C2 e की पावर माइनस म्यू x। ये तो क्या हो गया, cos हाइपरबोलिक म्यू x, और ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक म्यू x। अगर हमारे पास ये प्लस माइनस आयोटा आता म्यू आता है तो वो क्या होगा, cos x या म्यू x और प्लस का साइन म्यू x। समझ में आ गया क्या? तो इस जहां पर भी हाइपरबोलिक आएगा वो केस अपने पास ग्राफिकल मेथड में चला जाएगा, वो हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। बोलते हैं मैं ग्राफिकल मेथड से आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन देगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। ये केवल किसके लिए होगी, रियल के लिए होगी। यहाँ पर इन कंडीशंस cos म्यू x sin म्यू x ये दे देंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसमें ये कंडीशन कब पड़ेगी, जब कौन सा केस लेंगे अपन, ये वाला केस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यू स्क्वायर रखेंगे, इधर जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव जाते क्या है, प्लस माइनस साइड आता है। समझ में आ गया ना? ये लेंगे अपन नेगेटिव वाला तो नेगेटिव यहाँ उधर जाएगा पॉजिटिव, और ये रूट रियल प्लस माइनस म्यू देगा। समझ में आ गया? और जीरो वाला हमेशा जीरो सॉल्यूशन देगा। आगे मैं अप्लाई करूंगा।
अगर सपोज करो यहाँ पर नेगेटिव होता है तो कौन सा देता, ये केस देता, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता और उधर जाकर वापस नेगेटिव आयोटा दे देता। समझ में आ गया ना? तो ये सारा हम करके देखेंगे। अब देखो इसको कैसे करना है, क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम अपना पहला केस अप्लाई करेंगे। केस नंबर पहले कौन सा, सेकंड अप्लाई करें। क्या था अपने पास, लैम्बडा लेस देन 0 एंड लैम्बडा बराबर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू क्या नहीं है, नॉट इक्वल 0। ये हमने क्या किया, लेट किया, ये तो लेट किया ना हमने, तो यहाँ पर कर देना लेट, तो आगे लिख देना इसको, चलेगा। क्लियर है? उठा के रख दो इसके अंदर जो कंडीशन हमारे पास, तो क्या वैल्यू आ गई, एम स्क्वायर माइनस का म्यू स्क्वायर बराबर 0, तो एम स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर और एम बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस। इसका मतलब पी आई तो बराबर में 0 तो 0 होगा, तो y का मान क्या हो गया यहाँ से, वहां से देख के बता दो, c1 cos हाइपरबोलिक म्यू प्लस c2 sin हाइपरबोलिक म्यू x। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, c1 cos हाइपरबोलिक म्यू x प्लस का c2 sin हाइपरबोलिक म्यू x। क्लियर है? कंडीशन अप्लाई करो यहां से, तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या कंडीशन थी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू क्या रखते हैं हम, 0, उस पर y क्या है 0, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू c1 cos हाइपरबोलिक म्यू इनटू 0 और प्लस का c2 sin हाइपरबोलिक म्यू 0, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से c1 डॉट 1, तो ये तो क्या आ गया अपने पास, c1 डॉट 1 प्लस का c2 डॉट 0, इसका मतलब c1 क्या आ गया, समझ में आ गया क्या, c1 0 उठा के कहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, तो y का मान क्या आ गया, c2 sin हाइपरबोलिक म्यू x। सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 ही है क्या, लगाओ इसमें कंडीशन, 0 इज इक्वल टू c2 sin हाइपरबोलिक म्यू। समझ में आ गया ना? अब देखो c1 0 a पे, c2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, c1 0 और c2 0, तो दोनों क्या हो गए, नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन या ट्रेवल सॉल्यूशन बोल दो उसको। क्लियर है ना? दोनों अगर 0 c1 और c2 दोनों 0 हो जाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो या तो ये क्या हो गया, जीरो सॉल्यूशन बोल दो या ट्रेवल सॉल्यूशन बोल दो। समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, साइन हाइपरबोलिक म्यू बराबर 0, तो ये तो ग्राफिकल मेथड में चला गया। समझ में आ गया ना? कोई डाउट यहाँ तक? तो ग्राफिकल मेथड के लिए अपने पास क्या हो गई, ये अपने पास आइगन वैल्यू हो गई, यही दे रखा। क्लियर है? तो ये ग्राफिकल मेथड से चले जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये पहला केस अप्लाई कर दिया अपन। पहला केस कैसे भाई, साइन ऑफ हाइपरबोलिक म्यू इज इक्वल टू 0, ये किससे देगा, ये म्यू का मान ग्राफिकल मेथड में चला जाएगा। ठीक है ना भाई? ग्राफिकल ग्राफ बना के अपन उसकी सहायता से इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये आइगन वैल्यू आ जाएगी ग्राफिकल मेथड से, उठा के अपन इसमें रख देंगे, इसमें क्योंकि c2 तो 0 होगा ही नहीं ना, c1 0 c2 0 0 सॉल्यूशन। तो हमेशा जहाँ पर हाइपरबोलिक आ गया ना, वो हमेशा ग्राफिकल मेथड में जाएगा और वहां पर उसमें इन दिस केस नो सॉल्यूशन आपको कंडीशन बता देना। क्लियर है? सेकंड केस अप्लाई करो आप यहाँ से। केस नंबर कौन सा अप्लाई करते हैं, पहले थर्ड अप्लाई कर दो। ये बात जब लैम्बडा बराबर क्या है, देखो मैंने ये क्वेश्चन अपने नोट्स पे कर रखा है, तो नोट्स पे अपन ने किस हिसाब से कर रहा है, ये दोनों केस अप्लाई करके नहीं बता रखे आपको।
क्यों? क्योंकि आगे वाले सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन अप्लाई, ये दोनों केस अप्लाई करके बता रखे हैं, ठीक है ना। ये दोनों केस इसलिए नहीं बता रखे क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन नहीं देंगे। केस कौन सा बता रखा है? फर्स्ट वाला बता रखा है, एज इट इज। समझ में आ गया ना? तो इन दोनों को वहां पर मैंने शो नहीं कर रखा है, मगर अगर आप शो करना चाहते हो कोई भी लैम्बडा की वैल्यू है, आप इस तरीके से करोगे पूरे को। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, लैम्बडा बराबर 0, इसमें इसको उठा के इसमें रख दो, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब m के दो मान आ गए 0 और, तो y का मान क्या होगा? क्योंकि pi तो 0 होगा, और y का मान क्या होगा? c1 प्लस का x c2। कंडीशन अप्लाई कर दो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? y0 इज इक्वल टू 0 अप्लाई करो, 0 इज इक्वल टू c1 प्लस का 0 डॉट c2, तो c1 क्या आ गया यहाँ से? ये उठा के यहाँ रख दो, y बराबर c2 ऑफ x। सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, y of 1 is equal to 0, then y of 1 is equal to x की जगह 1 रख दो, y 0, तो क्या हो गया? 0 is equal to c2, मतलब c2 का मान 0, c1 का मान 0। जैसे हम रखेंगे यहाँ पर क्या आ गया? y बराबर 0, तो ये क्या हो गया? ट्रेवल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब यहाँ पर क्या पढ़ने क्या देखा कि sin हाइपरबोलिक म्यू बराबर 0, ये 0 कब होगा? ग्राफिकल मेथड से होगा, मतलब ये ग्राफिकल मेथड से जाएगा तो उससे तो लेंगे नहीं अपन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? c2 बराबर 0, तो ये क्या होगा? दोनों 0, जीरो सॉल्यूशन। ये दोनों ही सॉल्यूशन नहीं देंगे। समझ में आ गया? अब सॉल्यूशन कौन सा देगा ये देखो, कि इन दोनों को वहां पर मैंने शो नहीं किया, मगर मैं यहाँ पर शो करके बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से शो करना है। हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कौन सी? केस नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब ध्यान देना, केस नंबर फर्स्ट क्या था? क्या लिया था अपन ने? लैम्बडा ग्रेटर देन 0, लैम्बडा का मान क्या माना आपने? म्यू स्क्वायर। म्यू किसके बराबर नहीं है? लेट, ये हमने लेट किया। कौन सा? लैम्बडा बराबर म्यू स्क्वायर, ताकि रूट में नहीं है, बाद में हम वैल्यू रख देंगे। अगर भाई म्यू का मान रखोगे तो वापस रूट लैम्बडा रख दोगे वहां पर। समझ में आ गया ना? चलो इसमें रखो ऐसे, m स्क्वायर प्लस का म्यू का स्क्वायर बराबर 0, देन m इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस अल्फा म्यू। क्लियर है? अब यहां से y का मान क्या आ गया? c1 cos ऑफ म्यू x प्लस का c2 sin ऑफ। क्लियर है? e की पावर अल्फा म्यू x cos, e की पावर माइनस अल्फा म्यू x sin। क्लियर है यहां तक? कंडीशन अप्लाई कर दो। सबसे पहली कंडीशन क्या है? y0 इज इक्वल टू 0, अप्लाई करो y0, तो यहां से y0 इज इक्वल टू 0, इसमें रख दो 0 इज इक्वल टू c1 डॉट cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 प्लस का c2 sin 0 0 होता है। इसका मतलब यहां से क्या आ गया? c1 बराबर, ये उठा के इसमें रख दो, तो y का मान क्या हो गया? c2 sin ऑफ म्यू x। क्लियर है क्या? अब हम यहाँ से आइगन वैल्यू निकालेंगे। सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दो। सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या है? y1 इज इक्वल टू 0, तो रख दो यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू c2 sin ऑफ म्यू। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है? इफ c2 बराबर 0, भाई ये हो सकता है ना, या तो c2 0 होगा या sin 2 0 होगा। अगर c2 0 हो जाता है तो क्या होगा? जीरो सॉल्यूशन या ट्रेवल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि c1 बराबर c2 बराबर 0, तो क्या हो गया ऐसे? जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्रेवल सॉल्यूशन। हम किसकी बात करेंगे? नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन की। तो यहां पर लिखोगे आप फॉर नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन क्या होगा? c2 नॉट इक्वल 0। भाई नॉन ट्रेवल के लिए क्या होगा? c2 0 नहीं होगा, c2 0 नहीं होगा तो कौन 0 होगा? तो यहां पर लिख दो कि sin ऑफ म्यू इज
इक्वल टू 0। अब साइन 0 किस पे होता है? एन पाई, बिल्कुल ठीक है ना, जो कि 0 फिर पाई 2 पाई 3 पाई पाई बाय 2 पे तो 1 होगा ना, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 पाई बाय 2 पे 1 हो गया अपने पास। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? साइन ऑफ न्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या आ जाएगा? एन पाई। मतलब न्यू का मान क्या आ गया? एन पाई। इसको ये बोलते क्या अपन? न्यू एन इज इक्वल टू एन पाई। और एन किस में बिलोंग कर रहा है? समझ में आ गया? अब देखो इस न्यू एन की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा मैं लैम्बडा के लिए। भाई लैम्बडा बराबर क्या बना था आपने? न्यू स्क्वायर। मतलब लैम्बडा का मान क्या हो गया? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। और लैम्बडा एन बोलते हैं इसको। तो ये तो हो गई आपकी क्या? आइगेन वैल्यूज। अब किसका मान निकालना है? तो आइगेन फंक्शन क्या हो जाएगा? yn(x) बराबर क्या हो जाएगा? C2। तो Cn बोलते हैं इसको। और क्या हो जाएगा? साइन n स्क्वायर पाई स्क्वायर x। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या हो गया? आइगेन फंक्शन हो गया। अब वो पूछे आपसे कि इसका मान भी बताओ, Cn का मान। तो ये भी तो निकालना है ना अपन को। ये कौन देगा अपन को ये वैल्यू? नॉर्मलाइजर दे देगा। कौन देगा? नॉर्मलाइजर। समझ में आ गया ना? अच्छा एक मिनट देखो यहाँ पर न्यू है क्या था? न्यू एन था ना, स्क्वायर नहीं आएगा, एन पाई ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? तो यहाँ पर रखेंगे ना अपन न्यू का मान तो यही है ना अपने पास, न्यू एन का एन पाई। तो ये अपने पास ये वैल्यू। अब देखो ये हमेशा अगर आप कांस्टेंट इसकी वैल्यू निकालना चाहो ना तो वो कैसे निकालेंगे ध्यान देना। समझ में आया? एक तो पढ़ा था अपन ने क्या? ऑर्थो गोनल। और एक क्या पढ़ा था? ऑर्थो नॉर्मल। अब देखो 1 और 2 ले ले अपन यहाँ पर, ठीक है ना? तो एक तो अपन ने क्या ले लिया? ynx ले ले और एक ynx ले ले और cn sin m पाई x। यही होगा क्या? दो फंक्शन ले, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए। और नॉर्मलाइजर अगर ऑर्थोगोनल हो गए तो नॉर्मलाइजर में 1 कर देंगे। फिर समझ में आ गया ना? दोनों के इसको सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। क्या क्या था कि a से लेकर b क्या था? ynx y2x या ynx और ynx dx किसके बराबर था? और m और n दोनों आपस में क्या नहीं थे? और दूसरा क्या था? a से लेकर b ymx का स्क्वायर dx किसके बराबर था? 1 है। समझ में आ गया क्या? पहले इसमें अप्लाई कर दो और फिर इसमें अप्लाई कर दो। बाद में आगे हम जब करेंगे ना तो डायरेक्ट हम इसी में अप्लाई करेंगे सब में। समझ में आ गया ना? तो चलो करके देखो। देखिए पहले इसमें अप्लाई करते हैं अपन a से लेकर b। अच्छा मुझे ये बताओ a का मान क्या है, b का मान क्या है? क्योंकि क्या दे रखा अपन को? 0 और 1। तो 0 और समझ में आ गया? ये देखो cm और cn हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? नया बोल दे an या फिर यहाँ पर बोल दो cm और cn। दोनों कांस्टेंट है ना, बाहर ले लिया इनको तो। और यहाँ से क्या आ गया? sin n पाई x और sin m पाई x और dx ये 0 आना चाहिए। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 sin a sin b 2 sin c sin d cos c plus d by 2 cos c plus d cos c minus d। ये होता है d minus c। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा अपने पास? 0 से लेकर 1 है और क्या आ गया? cos c plus d मतलब m plus n
पाई एक्स, और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस का कॉस एम माइनस एन पाई ऑफ एक्स, यही होगा, समझ में आ गया। और बाहर क्या है dx, कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो किस में आएगा, तो देखो ये साइड में चल रहा है, ठीक है ना, बराबर, ये क्या होगा गुणा में चल रहा है, साइन एम प्लस एन पाई एक्स और अपॉन क्या आ जाएगा एम प्लस एन पाई। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन एम माइनस एन पाई एक्स अपॉन में एम माइनस एन पाई। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है अपने को, और 0 से 1 रखेंगे, हम जानते हैं साइन एम पाई, भाई यहाँ पर देखो एम प्लस एन, तो हम जानते हैं एम और एन दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो कुछ ना कुछ आएगा, जैसे 3 + 5 8, और अब जानते हैं 8 पाई का मान क्या होता है 0, एन पाई भी बताया ना अपन ने, क्लियर है। इसी प्रकार 0 रखोगे तो 0 0, तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, समझ में आ गया क्या, सेटिस्फाई कर रहा है। चलो दूसरा करो अब यहाँ से, तो हमें रिजल्ट ये देगा हमेशा कांस्टेंट का मान ये देगा नॉर्मलाइजर, क्लियर है। अब कैसे देगा ध्यान देना, दूसरी कंडीशन अप्लाई करो, क्या थे अपने पास ym का स्क्वायर dx बराबर 1 आना चाहिए, तो चलो लेके चलो 0 से लेकर 1 और ym का स्क्वायर dx, ym का स्क्वायर dx मतलब cn का स्क्वायर sin स्क्वायर n पाई x, यही आएगा, और dx बराबर क्या है 1 है, समझ में आ गया। तो देखिए साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो साइन स्क्वायर को कोस में बदल दो, तो क्या आएगा cn का स्क्वायर और क्या आ जाएगा 1 माइनस का कोस 2n पाई x अपॉन में 2, क्लियर है क्या, और dx बराबर 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, cn का स्क्वायर 1 का 2x हो गया, और माइनस कोस का क्या हो जाता है साइन 2n पाई x, और 2n पाई नीचे आएगा तो 4n पाई हो जाएगा, और 0 से 1 बराबर 1, जैसे ये तो 0 हो जाएगा, 1 पे भी 0 और 0 पे भी 0, और 1 पे रखेंगे तो ये क्या आएगा cn का स्क्वायर 1/2, और 0 रखेंगे तो 0 और बराबर 1, इसका मतलब cn का मान क्या आ गया रूट, ये रूट 2 उठा के यहाँ पर रख दो, किसमें यहाँ पर, इसका मतलब जो आइगन फंक्शन है ना आपका ynx, वो क्या आ गया रूट में 2 साइन n पाई x, और n किस में बिलोंग कर रहा है, समझ में आ गया क्या, ये आपका आइगन फंक्शन हो गया। और यहाँ पर n पाई को आप क्या लिख सकते हो न्यू, साइड में शो कर देना न्यू बराबर n पाई, क्लियर है क्या, कोई डाउट है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये आइगन वैल्यू हो गई न्यू, और ये क्या हो गया आइगन फंक्शन हो गया, यही तो हमें पूछ रहा था, क्लियर है क्या। इसी टाइप के क्वेश्चंस एक और करते हैं अपन, ठीक है, क्या आप बोले ना आगे निकालिए, हाँ तो हाँ यही क्वेश्चन में मैंने शो नहीं कर रखा, बाकी सब में शो कर रखा है, इसमें ही नहीं कर रखा, तो इसमें आप निकाल के बताना, ठीक है ना, पीछे वाले को अब जैसे आप निकालेंगे ना अपन, तो उनकी तरह देख लेना, और वही सॉल्यूशन उसमें आएगा, सॉल्यूशन वो सेम है सबके, तो बस आपको 2-4 लाइन ऐड करनी है, जो पहले 2 केस, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें देखो आप, वो क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा हो गया था, इसमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन भी लाई है, सारी कंडीशन समझ में आ गया ना, तो इसलिए इसमें शो करना जरूरी नहीं समझा। सर आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन पूछे ना, तब भी उसने cn का मान निकालना है। हाँ आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन में अगर cn का मान अपन को भाई यहाँ पर अलग से पूछेगा ना cn का, तो या नहीं उसमें अलग से नहीं पूछेगा, उसमें बता आइगन फंक्शन पूछे तो cn निकाल के बताना। हाँ जैसे tan उनमें आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, निकालने की जरूरत नहीं।
ये क्वेश्चन देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, क्या दे रखा है, फाइंड द रियल आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। क्या पूछ रहा है, रियल आइगन वैल्यू, जैसे मैंने बताया ना हाइपरबोलिक वाली लोगत, क्लियर है ना, जीरो सॉल्यूशन आएगा नहीं तो वहां पर वो शो कर देंगे अपना रियल कौन सी थी जो अभी अपन ने निकाली, क्लियर है। तो देखिए यहां से फाइंड द रियल आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल डेरिवेटिव प्लस का लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन दे दी आपको y0 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी बाउंड्री कंडीशन दे दी 3y ऑफ पाई माइनस y डेरिवेटिव ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। ये केस दे दिया आपको, समझ में आ गया, ये दे दिया आपको कंडीशन। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजर मत लगाना क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं, समझ में आ गया ना, लगेगा ही नहीं यहाँ पर कंडीशन, हमें निकालने की जरूरत, हमें तो केवल क्या बताना है, रियल आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन बता दो यहाँ से, समझ में आ गया ना। तो ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड d स्क्वायर प्लस का लैम्डा ऑफ y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, अब यहां से कितने केस पढ़ेंगे, 3। पहला केस लैम्डा लेस देन वाला ले लो पहले, जो है लोगे ना वो केस लो पहले, यहाँ प्लस है तो पहले तो लेस देन वाला ही होगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या मान लो, माइनस का म्यू स्क्वायर, म्यू क्या नहीं हो सकता 0। केस नंबर सेकंड क्या होगा, लैम्डा बराबर 0 और थर्ड क्या होगा, लैम्डा ग्रेटर देन 0 मतलब लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, म्यू क्या नहीं है 0 नहीं है, समझ में आ गया ना। चलो यहाँ पर पहला केस लगाओ, केस नंबर फर्स्ट, क्लियर है। फर्स्ट केस क्या है, लैम्डा लेस देन 0 एंड लैम्डा को अपन ने क्या माना है, माइनस का म्यू का स्क्वायर एंड म्यू नॉट इक्वल क्या है, यहाँ पर लिख देना फ्लैट, समझ में आ गया। रखो इसे उठा के इसके अंदर रख दो, तो क्या हो जाएगा अपने पास, m स्क्वायर माइनस का म्यू का स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर क्या आ गया अपने पास, प्लस माइनस म्यू। y का मान क्या होगा, डायरेक्ट बता दो, देखो कौन बताएगा, अभी निकाला था ना पन्ने, c1 cos हाइपरबोलिक म्यू x c2 sin हाइपरबोलिक म्यू x। यहां से फिर क्या करेंगे, लगा दो, पहले क्या दे रखी है, यहाँ पर लिखो अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, तो क्या होगा, y0 इज इक्वल टू 0, इट मींस 0 इज इक्वल टू c1 डॉट 1 हो जाएगा ये कोस 0, ये sin हाइपरबोलिक म्यू 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है प्लस का c2 डॉट 0, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से c1 बराबर 0, क्लियर है। यहाँ तक c1 0 आ गया, इसका मतलब c1 को उठा के किस पर रखते हैं अपन, y इस वैल्यू में रख दो, तो y का मान क्या हो जाएगा अपने पास, c2 sin हाइपरबोलिक म्यू x, क्लियर है क्या। अब देखो क्या दे रखा है, y डेरिवेटिव भी करना है इसका, तो पहले इसका डेरिवेटिव कर लो, y डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, c2 म्यू cos हाइपरबोलिक म्यू x, समझ में आ गया ना, नो डाउट। लगा दो यहाँ पर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन 3y into pi माइनस y डेरिवेटिव ऑफ पाई बराबर 0, रखो यहाँ पर, 3 को मल्टीप्लाई करो इससे, 3y ऑफ पाई माइनस y डेरिवेटिव ऑफ पाई बराबर क्या होगा इधर
3c2 साइन हाइपरबोलिक म्यू पाई हो जाएगा ये, और माइनस का c2 और म्यू cos हाइपरबोलिक म्यू एंड, ये तो जीरो रख दो यहाँ पर, समझ गया ना? तो ये तो जीरो हो गया, बराबर c2 कॉमन आ गया, और क्या हो जाएगा 3 साइन हाइपरबोलिक म्यू पाई और माइनस का म्यू cos हाइपरबोलिक म्यू पाई। क्लियर है क्या? c2 जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि c2 जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि c1 पहले से जीरो आ गया और c2 बराबर जीरो, तो क्या हो गया ये जीरो सॉल्यूशन हो गया। हम किसकी बात करेंगे? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो उस केस में क्या आएगा, ये जीरो होगा, इसका मतलब 3 साइन हाइपरबोलिक म्यू पाई माइनस म्यू cos हाइपरबोलिक म्यू पाई बराबर जीरो। यहां से cos का मान लगा दे इसमें, तो क्या हो जाएगा tan हाइपरबोलिक म्यू पाई माइनस म्यू अपॉन में 3 बराबर जीरो, 3 को दे देंगे साइन को दे देंगे, तो म्यू का मान क्या आ गया 3 tan हाइपरबोलिक म्यू पाई। तो ये तो क्या हो गई आइगन वैल्यू हो गई म्यू, इसमें ग्राफिकल मेथड में। समझ में आ गया ना? तो वहां पर लिख देंगे हम, देखो इसमें क्या लिख रखा है, क्या by the graphical method we can see that mu greater than 0 it has only one solution, we can mu naught, इसको क्या बोल दिया हमने mu naught बोल दिया, जो ये आइगन वैल्यूज है जो ग्राफिकल मेथड में जा रही है, ठीक है ना? तो इसका आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो पढ़ा है वो, तो ग्राफिकल में तो हमें लेना ही नहीं है। आइगन फंक्शन क्या हो गया ये सी mu आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन ये बनेगा ना? समझ में आ गया? हमें तो कौन सी चाहिए, रियल चाहिए भाई, और सब में यही केस चलाना है। समझ में आ गया ना? चलो इसको अब देखो, जो आप दूसरा निकालोगे ना वो अभी कंडीशन देख लेना कि हाइपरबोलिक नहीं आएगा वहां पर, ये आएगा केवल, जैसे हम रियल की बात करेंगे ना, तो ये तो आइगन वैल्यू हो जाएगी और ये आइगन फंक्शन हो जाएगा। चेक कर लेना क्योंकि प्लस माइनस आइडेंट आएगा, प्लस माइनस आइडेंट आएगा तो बस यहाँ पर हाइपरबोलिक की जगह क्या आएगा म्यू एक्स आएगा ओनली। समझ में आ गया ना? तो उस केस में अपने पास ये आइगन वैल्यू बढ़ेगा, अभी निकालेंगे अपन ऐसे। यहां से देख लिया अपन भाई, जीरो वाला बाद में कर देते हैं, पहले इसी को देख लो कि ये क्या होगा लेस देन की जगह क्या होगा, तो ग्रेटर देन करें अपन तो लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होते ही ये क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर जो रूट है वो क्या निकल के आएगा r प्लस माइनस आइटा। जैसे ही आप y का मान निकालोगे तो क्या आएगा हाइपरबोलिक कट जाएगा, ऐसे क्या आएगा cos और sin। समझ में आ गया? पहली बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो बिल्कुल यही आएगा। दूसरी में यहाँ पर देखो इसको हटा दिया अपन ने और डेरिवेटिव करेंगे तो sin का क्या होगा म्यू cos म्यू पाई हो जाएगा यहाँ पर, सो म्यू x। समझ में आ गया? ये कंडीशन दूसरी अप्लाई करेंगे अपन, इधर वाला तो सेम रहेगा, इधर क्या आ जाएगा 3c2 sin हाइपरबोलिक कट जाएगा म्यू पाई। समझ में आ गया ना? पाई रख रहे हैं ना ये दोनों, और माइनस का c2 म्यू cos। समझ में आ गया क्या? सेम एज इट इज। देखो एक कंडीशन निकलेगी दूसरी तो बिल्कुल सेम आएगी। क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया अपने पास, ये हाइपरबोलिक कट जाएगा, ये हाइपरबोलिक कट जाएगा, एज इट इज यही। c2 जीरो नहीं हो सकता क्योंकि c2 जीरो हो गया, c1 जीरो, तो क्या हो जाएगा ट्राइवल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इन दिस केस c2 नॉट इक्वल 0, c2 जीरो नहीं होगा तो कौन होगा, ये वैल्यू जीरो हो गई, मतलब इससे यहां से इक्वल हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा आगे क्या कंडीशन देखो बिल्कुल सेम यही है, और क्या हो गया म्यू इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया ना? तो ये अपने पास क्या हो गई आइगन वैल्यू हो गई, इसके कोरेस्पोंडेंस में आइगन फंक्शन कौन सा हो गया, समझ में आया नहीं है? क्लियर है? अगर जीरो की बात करेंगे हम तो जीरो के लिए तो क्या होगा जीरो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि y का मान आएगा अपने पास क्या c1 प्लस का x इंटू यही आएगा, ये जीरो रखते हैं, देखो जीरो रख दो, जीरो जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा c1 प्लस x इंटू।
क्लियर है? CF निकालेंगे PI तो 0 होगा, यहाँ पर अप्लाई करो y 0, मतलब क्या होगा 0 बराबर C1 प्लस का 0 डॉट C2, यहाँ से C1 बराबर 0 आ गया क्या? C1 0 इस पे रख देंगे तो y का मान क्या हो गया x C2, यहाँ से y डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा तो y डेरिवेटिव क्या हो जाएगा C2, और अब इसमें रख दो क्या था अपने पास, बोलो 3y पाई माइनस y डेरिवेटिव ऑफ पाई बराबर 0, यही था क्या? तो 3 मतलब 3x C2 माइनस y डेरिवेटिव पाई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई आएगा ना, और यहाँ पर क्या आ गया C2 बराबर 0, यहाँ से C2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 3 पाई माइनस 1 बराबर, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, अरे पाई का मान तो 22/7 है, 22 के 66/7, ये तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, समझ में आ गया ना, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, ये लो C2 0 और C1 0, क्या हो गया 0 सॉल्यूशन, समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश हो गया, क्लियर है क्या? कोई डाउट? बिल्कुल सेम एज इट इज, यही निकालना अपन को। आगे देखो क्वेश्चंस दे रखे अपन को, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं अपन जिसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम रहेगी ये वाली, और क्या चेंज हो रहा है, बाउंड्री कंडीशन चेंज हो रही है, और उन्हीं के आधार पे आपको सारे ये केस अप्लाई करने हैं और इनको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? जहां लैम्बडा दिख जाए कितने केस लगा दो, 3, 2 तो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे और एक पास हो जाएगा, ठीक है ना? 33% रिजल्ट ऐसे क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान देना, y डबल डैश प्लस का लैम्बडा y इज इक्वल टू 0, बाउंड्री कंडीशन पहले क्या करके, पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया y 0 बराबर 0, और दूसरा क्या अपने पास y 1 और प्लस का y डेरिवेटिव ऑफ 1 बराबर 0, ये पहला क्वेश्चन बन गया अपने पास, समझ में आ गया क्या? कर दोगे इसको आप लोग, बोलो भाई, सेम डिटो पहले वाला बजट, सारे 3 केस लगाओ उस पे, भाड़ाएं लगा दो उसको 3। अगला कौन सा है, दूसरा कौन सा केस बन जाएगा अपने पास, y0 माइनस y डेरिवेटिव ऑफ 0 बराबर 0 एंड y1, और क्या दे रखा अगला, प्लस का y डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा केस ये लग जाएगा अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहेगी सब में, क्लियर है? कर लोगे? तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तीसरा बन जाएगा अपने पास y0 बराबर 0 एंड y डेरिवेटिव ऑफ 1 बराबर 0, ये भी कर लोगे आप, समझ में आ गया? इससे नेक्स्ट केस बनेगा अपने पास y डेरिवेटिव 0 एंड y पाई इज इक्वल टू 0, तो y डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू y पाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस बनेगा अपने पास y डेरिवेटिव 0, y डेरिवेटिव 1, y डेरिवेटिव 0 बराबर 0 और y डेरिवेटिव 1 बराबर 0, देख लो एक जैसे क्वेश्चन है सारे, केवल एक तो चेंज हो रही है। अब देखो इसमें ये था, इसमें डेरिवेटिव नहीं हो रहा था, ये पाई था क्या, हाँ पाई था,
y डेरिवेटिव 0, y डेरिवेटिव 1। यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं था, यहाँ डेरिवेटिव नहीं था, यहाँ पर डेरिवेटिव है। समझ गए? y डेरिवेटिव 0, y1, y डेरिवेटिव 1, मतलब y डेरिवेटिव 0, y1 और प्लस का y डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए इस टाइप के। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, y डबल डेरिवेटिव प्लस का लैम्डा y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा अपने पास y0 इज इक्वल टू 0, y1 प्लस y डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, जहां पर भी लैम्डा दिख जाए, अगर सपोज करो लैम्डा नहीं होता तो हम केस नहीं अप्लाई करते यहाँ पर। समझ में आ गया ना? लैम्डा है तो आप लैम्डा की वैल्यूज निकालोगे। अब लैम्डा के केस पे डिपेंड करेगा, 3 केस पे डिपेंड करेगा। हाइपरबोलिक और जीरो वाले केस में ये क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं देगा, ग्राफिकल मेथड में चला जाएगा। तो हम वहां पर बोल देंगे ये क्या है, ग्राफिकल मेथड में आइगन वैल्यू ये हो जाएगी और आइगन फंक्शन। ये रियल की बात करता है, तो हम किसकी बात करेंगे, रियल की। समझ में आ गया? तो वो थीटा वाले केस में आएगा, प्लस माइनस जहां पर भी आयोटा आएगा वो कोस और साइन को एंगल में बदल देगा थीटा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 0, अब देखो y डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दोनों में 1 रख के 0 के बराबर हो जाएगा ये केस। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, ये चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है करना इसको। ठीक है ना? तो y0 y डेरिवेटिव 0 दोनों का माइनस बराबर 0, इस केस में प्लस कर देना बराबर। नेक्स्ट में y0 इज इक्वल टू 0 एंड y डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। जो हमने केस किया है ना, जो पहले क्वेश्चन किया है, सारा उसी पे डिपेंड कर रहा है, सारा वैसे ही वैसे है एज इट इज। क्लियर है? और y डेरिवेटिव 0 y पाई, यहाँ पर पाई लगा देना, a का मान 0 और b का मान क्या है, पाई। यहाँ a का मान 0 और b का मान क्या है, 1। तो दोनों का डेरिवेटिव में वैल्यू रखनी। y डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, y1 प्लस का y डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 6 क्वेश्चन करके आए घर से, प्लस 3 क्वेश्चन मैंने कराए वो करके। समझ में आ गया? कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, स्ट्रीम ड्यूअल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। फिर एब्सोल्यूट बाउंड्री वैल्यू निकालना सिखाएंगे, आइगन फंक्शन एक्सपेंड करना सिखाएंगे, उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। क्लियर है? और नॉन होमोजेनियस की कंडीशन आएगी, एक तो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस में बोलेगा, तो वहां पर उनके क्या क्या कंडीशन लेके चलने हैं वो हम सारा बाकी कल डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है? क्या? हाँ वो तो बोलेगा तो नॉन होमोजेनियस में।